देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर पर रोक लगा दिया है। वो बुलडोजर जो माफियाओं अपराधियों के का काल बना हुआ था, उनको आतंकित करता था, उस बुलडोजर पर रोक लग गया है। वो बुलडोजर जो इंस्टेंस रिलीफ दे रहा था लोगों को, सेंटिमेंट तो लोगों का यही है, लेकिन अभी फिलहाल अगले 15 दिन के लिए बुलडोजर पर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने रोका है। अब सवाल है कि इस पर खुश होना चाहिए, निराश होना चाहिए, ये आम जनता के बीच में ये फैसला कैसे गया होगा। हमारे साथ अभिषेक हैं। अभिषेक, इस पूरे फैसले को आप कैसे ले रहे हैं? देखिए, पहली चीज ये है कि बुलडोजर का जो केंद्र सरकार ने उस दौरान जो वकील थे केंद्र सरकार की तरफ से, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जज साहब, आप अगर इस तरीके से अगर आप संवैधानिक ताकतों को अगर आप कमजोर करेंगे तो फिर थोड़ी मुश्किल होगी। इसी बात पे जज साहब थोड़े नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि 15 दिन के लिए अगर मैं बुलडोजर कार्रवाई पे ब्रेक लगा रहा हूं तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। ये उसी बात के जवाब की टिप्पणी थी। लेकिन ये बात समझना होगा कि बुलडोजर का जो फैसला आया, बुलडोजर पे आपने 1 अक्टूबर तक की रोक लगा दी और अब बुलडोजर नहीं चल सकता। इसमें यह भी कोर्ट ने कहा है साफ तौर पे कि जो सरकारी संपत्तियां हैं, अगर उस पर किसी ने कब्जा किया हुआ है तो आप बुलडोजर चलाइए। आप समझिए कि बुलडोजर को पूरी तरीके से प्रतिबंध बुलडोजर पे नहीं लगाया जा रहा है। सरकार बुलडोजर चला सकती है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो याचिकाएं लगाई जा रही थी उसमें यह कहा गया कि एक पक्ष के लोगों का घर तोड़ा जा रहा है। हाँ, उसमें यह बात जिक्र था कि ऐसा नैरेटिव देने की कोशिश की गई कि केवल एक तरफा कार्रवाई इस देश के मुसलमानों पर बुलडोजर द्वारा हो रहा है। आप इसको लेकर क्या समझते हैं? मैं ये समझ रहा हूं कि सरकार को ये जवाब देना पड़ा। हम पहले भी इस बात पे रिपोर्ट जब बनाते हैं तो इस बात का जिक्र हमने पहले भी किया है कि जब भी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट इस बात का डेटा मंगवा सकता है सरकारों से कि किन पक्ष के लोगों पर कितने बुलडोजर चलाए गए हैं। मध्य प्रदेश का एक केस उठाया गया था जिसमें ये जो मुस्लिम पक्ष है उनका कहना था कि एक तरफा कार्रवाई हुई और बुलडोजर पे सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई थी उसके बावजूद पत्थरबाजी की घटना के बाद तुरंत बुलडोजर चलाए गए। तो सरकार ने, तुषार मेहता ने, जो सरकार की तरफ से जो वकील है, उन्होंने कोर्ट के भीतर यह कहा कि 70 मकान टोटल तोड़े गए थे मध्य प्रदेश में उस घटना पर, और 70 में से जो 50 घर थे वो हिंदुओं के थे और 20 घर थे वो मुसलमानों के थे। तो ये तमाम बातें अब सुप्रीम कोर्ट के भीतर हो रही है और इसी जब ये चर्चाएं जब चलने लगी सुप्रीम कोर्ट में, तो जज साहब को यह कहना पड़ा, जो जज साहब जस्टिस विश्वनाथन थे, उनको यह कहना पड़ा कि बाहर किस तरीके की चर्चा चलती है उस बात का दबाव हम अंदर बैठकर नहीं ले सकते कि बाहर कौन कह रहा है कि कोर्ट मुसलमानों के पक्ष में फैसला सुना रही है या कोर्ट हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुना रही है। वो उन बातों का हम कोई लोड नहीं लेते। लेकिन ये है ना अभिषेक कि कुछ लोग जो गए, वो तो एक धर्म को आधार बना करके गए कि जी इस देश में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। वो शहजाद की बात कर लीजिए, मोहित की बात कर लीजिए, या सीए एनआरसी के दौरान भी जो लोग पत्थरबाजी की घटना होती थी कई जिलों में, उस दौरान भी बुलडोजर भेजा गया। तो ऐसा नैरेटिव तो जा रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद मुसलमानों पर ही कार्रवाई हो रही है। देखिए, ये तो जो याचिका लगाई गई है वो इसीलिए याचिका लगाई गई है कि भाई मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, बुलडोजर जस्टिस से जो है एक पक्ष एक वर्ग को दबाया जा रहा है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? क्या जमीयत, ये हिंदू उलेमा जो है वो लगाएगा, ये बताएगा कि जेलों में कितने प्रतिशत मुस्लिम अपराधी है? ये बात अब आप बड़ी कह रहे हो, ये जो बात आप कह रहे हो ये बड़ी बात है। जब आप नैरेटिव ये दे रहे हो कि बुलडोजर एक्शन मुसलमानों पर हो रहा है, तो जमीयत उलेमाए हिंद को यह भी बताना चाहिए कि इस देश की जेलों में जो अपराधी बंद है सजा याफ्ता, उसमें कितने प्रतिशत मुस्लिम हैं जो जेलों में बंद हैं। इसके अलावा दूसरा जो तर्क है वो ये भी हो सकता है कि कितने प्रतिशत मुसलमान सेना में है। आप देखिए कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है क्या? आप कह रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई रोक लीजिए, क्या यह बात नहीं होनी चाहिए? 2024 में आप बात कर रहे हैं और हमेशा यह कहा जाता है कि यह कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बुलडोजर मत चलाइए, योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा में कहते हैं सुदर्शन चक्र उठाइए। आप समझिए कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में कितना बड़ा मतभेद हो रखा है प्रकाश भाई। अब जैसे मैं एक और चीज कह रहा हूं, आपसे जोड़ रहा हूं आपकी बात में, कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग सोचने लगी। कार्यपालिका को लगता है योगी आदित्यनाथ जो पिछले 7 सालों से चुने हुए दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, उनको यह लगता है कि अब सुदर्शन चक्र उठाने का वक्त आ गया है। हमारे संविधान में सबकी लक्ष्मण रेखा है, कोर्ट की भी है, संसद की भी है और ब्यूरोक्रेसी की भी है। वो लक्ष्मण रेखा किसी को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। दूसरा, जैसे आप कह रहे हो ना कि आपको पता है कि अभी देश में जातिवादी वो जनगणना और उसकी बात हो रही है। इस देश में एक जनगणना वो भी होनी चाहिए अभिषेक
कि किस आबादी की क्या पॉपुलेशन है देश में और कौन सी आबादी का अपराधीकरण सबसे ज्यादा है और कौन लोग इस देश की जेलों में बंद हैं, तब आप यह बता देना कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। जिस भी समाज का अपराधीकरण ज्यादा होगा ना अभिषेक, उसी को तो सजा दी जाएगी, उसी पर तो बुलडोजर चलेगा। अब समस्या यह है कि ऐसी कोई रिपोर्ट आती नहीं है। आपने चूंकि आर्मी का जिक्र कर दिया तो मैं ऐसे बता देता हूं, इस देश में बमुश्किल सिख हैं 2%, लेकिन इस देश की सेना में सिखों का प्रतिनिधित्व है 8 से 10% है। सेना ऐसी कोई रिपोर्ट जारी नहीं करती है, लेकिन सिख रेजिमेंट है, बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर्स होते हैं उसके, और आप ऑनलाइन पढ़ोगे, रिसर्च निकालोगे, मिल जाएगा आपको जानकारी। लेकिन इस देश की सेना में अगर आप जो सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी है जो 18 से 20% है, आप उनको ढूंढिए देश की सेना में, सेना कोई रिपोर्ट नहीं देगी, आरटीआई करोगे कोई जवाब नहीं आएगा। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि वो प्रतिशत 3 से 5% के बीच होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये बड़ी बात है ना अभिषेक। आप जब राष्ट्रीय धर्म की बात करते हो, आप जब राष्ट्रभक्ति की बात करते हो, अब एक समुदाय चला गया है कि जी हम ही पर चल रहा है बुलडोजर, तो आप बताओ आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पर चल रहा है? तो फिर आपको बताना चाहिए। ये तो फिर न्यायालयों की भी जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी है कि आपको बताना पड़ेगा कि समाज का कौन सा हिस्सा ज्यादा अपराध कर रहा है। भाई कोर्ट ने यह साफ तौर पे कहा कि बुलडोजर विध्वंसक नहीं होना चाहिए और बुलडोजर कार्रवाई पे पूरी तरीके से रोक नहीं लगा रहे। 1 अक्टूबर तक ही तो रोका है नीति बनाने के लिए। लेकिन क्या मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये स्वतः संज्ञान का मामला नहीं बनता है कि बोहित खान का समर्थन अखिलेश यादव कर दे? एक रेपिस्ट का समर्थन कोई कर सकता है क्या राजनेता? कैसे कर सकता है? मंगेश यादव को जब पुलिस ने जब उसका एनकाउंटर किया, उसके बाद जो है अखिलेश यादव सवाल उठा देते हैं कि ये एनकाउंटर फेक है, बिना साक्ष्य, बिना सबूत। तो क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट को नहीं बोलना चाहिए? क्या इस पे नहीं बोलना चाहिए सुप्रीम चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस देश में जो है स्वतः संज्ञान भी लेता रहा है, तो स्वतः संज्ञान के तो कई मामले हैं जिसको और भी तरीके से देखना चाहिए। जिस हिसाब से भिलवाड़ा के भीतर आपने देखा कि वहां पर एक रास्ता था छोटा सा शाहजहांपुरा में, और वहां पे जो है एक यात्रा निकलती थी राम रेवड़ी की यात्रा जब निकली तो वहां पर बाकायदे जो 2-3 फ्लोर की जो वहां पे एक मस्जिद है, वहां से तस्वीरों में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि मस्जिद के टॉप फ्लोर से पत्थरबाजी हो रही है। अब जो व्यक्ति सड़क पे चल रहा है तो उसे तो पत्थर लगेगा ही। अब उसके बाद जो है जब वहां पे लोग हनुमान चालीसा पढ़ने गए तो वही जो एक वर्ग है वो ये नैरेटिव गढ़ने लगा कि भाई इस देश में जो है एक धर्म के लोगों को एकदम बिल्कुल सुना ही नहीं जा रहा। अब जो है मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। तो सवाल यह है कि अब बरेली में आप देखिए क्या हुआ, बारह वफात की जो यात्रा निकल रही थी उस पे एक पक्ष खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि भाई जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी तो आपने उनको रोका था, और ये तो जो प्रथा है वो बहुत लंबे वक्त से चली आ रही है ना, वो आज की नहीं है। तो तमाम ऐसे मामले हैं प्रकाश भाई जो जिक्र आप कर रहे हैं कि जेलों में किसकी संख्या ज्यादा है, ये बिल्कुल काउंट करना चाहिए कि कितने अपराधी हैं, शिक्षा का वर्ग कहां है। शिक्षा तो काउंटेड है कि किस धर्म के लोगों को कितनी शिक्षा मिली है। आप अगर 2011 का जनगणना उठाकर देखेंगे तो बहुत भारी संख्या में सुधार की आवश्यकता आपको मुसलमानों में दिखाई देगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को यह कहते हुए रोका है क्योंकि यह क्लेम किया गया कि जो शहजाद का घर तोड़ा गया वो गलत। क्यों भाई गलत कैसे था? प्रवीण पटेल का घर 1 लाख रुपए प्रवीण पटेल ने कर्ज पर लिया और ब्याज का ब्याज जोड़कर 35 लाख रुपए में वो घर खरीद लिया, जिस जमीन की कीमत 2 करोड़ थी। कौन सा सिस्टम है इस देश का कि प्रवीण पटेल को न्याय दिलाएगा? आप बताइए। प्रवीण पटेल को भागना पड़ा मोहल्ला छोड़ के, और आज भी हिंदुस्तान के भूमाफिया किसको कहेंगे आप बताइए? भूमाफिया उसको कहेंगे जो नोएडा के एक 5 करोड़ के मॉल पे कब्जा जमा ले। प्रवीण पटेल इस देश का नागरिक नहीं है? प्रवीण पटेल को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए। मोहित खान अपनी बेकरी में 2 महीने तक गलत करता है, क्या उस बच्चे को न्याय नहीं मिलना चाहिए? कौन दिलाएगा न्याय? विष्णु तिवारी की तरह अगर न्याय इस देश में मिलेगा कि विष्णु तिवारी निर्दोष होकर भी 21 सालों तक जेल में रहे, और उनको जब बाहर निकले तो उनके 3 भाई, उनके 2 भाई, माता पिता सबकी मृत्यु हो चुकी थी, तो कौन नहीं इस बात के लिए प्रकाश भाई कौन जिम्मेदार है? अब जमीयत जैसे कह रहा, जमीयत जैसे और भी 4-5 सेक्शन है जो गए हैं, जिनका सीधा है कि भाई आप मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है, जज साहब बचाओ। तो जमीयत इस बात के आंकड़े देश को देना, बताए ना इस देश को कि भाई ये जो लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये जो लोग कहते हैं, ज्ञान देते हैं, वो लोग बताएं कि इस देश की सेना में कितने प्रतिशत मुसलमान हैं। जाति ढूंढी जा रही है, रेलवे में जाति ढूंढी जा रही है,
कहीं हर सेक्शन में जाति ढूंढी जा रही है अभिषेक। कि भाई आप बताइए कि कितने ने इस देश में कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो देश की सेंट्रल सरकार जाति ढूंढी जा रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस देश की सेना में आप सबसे बड़ी माइनॉरिटी हो इस देश की, होगा तो 25 करोड़ पाकिस्तान सरप्लस हो जाएगा यहां पर। लेकिन आबादी क्या है आपकी आर्मी में, क्या है? आप दोगुने क्यों नहीं हो गए? चलो दोगुने छोड़ो, 15% होने चाहिए आर्मी में, क्यों नहीं हो रहे हो? लेकिन इस देश की जो 2% आबादी है, जिसके लिए राहुल गांधी बोल के आ रहे हैं कि पगड़ी और कड़ों वालों को घुसने में गुरुद्वारे में दिक्कत होगी, वो आबादी अपनी आबादी के 5 गुना इस देश की सेना में है। आप समझ लो। जमीयत उलमाए हिंद जब ये कह रहा है कि एक तरफा चल रहा है बुलडोजर, जमीयत को चुनौती देके ग्लोबल भारत कह रहा है कि आप इस देश में जो अपराधी बंद हैं आप निकाल दो। और मैं यहां दावे से कह देता हूं, जो पॉपुलेशन आपको आबादी और आर्मी में प्रतिनिधित्व का रेशियो है ना, वहां देख रहे हो कितने का अंतर है। यहां आपको हो सकता है बराबर मिल जाए और हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए, जो इस देश की जेलों में बंद हैं। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। अरे भाई, जहां जो लोग अपराध करेंगे, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, घर उन्हीं का जाएगा भाई। पत्थर फेंकोगे तो बुलडोजर आप ही घर पे चलेगा, दूसरे घर पे कैसे चलेगा? बुलडोजर की नीति तो बनाने की बात की जा रही है, बुलडोजर की नीति बनाई जाएगी। पत्थर मॉडल भी तो आना चाहिए ना। अगर भाई ये पत्थर कोई आज का नासूर तो हिंदुस्तान में नहीं है। प्रकाश भाई बता देता हूं अभिषेक, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री है जम्मू कश्मीर की, अगर वो इन्फेंट्री अगर साइड कर दोगे तो वो 3% का रेशियो और नीचे चला जाता है। मैं वही चीज कह रहा हूं कि अब कश्मीर में पत्थर चला, पहले बहुत बड़ा मामला बना। कश्मीर में क्या क्या हुआ कौन कौन लोग नहीं जानते हैं। कभी स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया, कभी उस पर बहुत कठोर टिप्पणी नहीं की गई। लोग तालाबों में कितने लोग आज भी अगर आप उसकी जांच करवाएंगे तो क्या क्या निकलेगा नदियों में, आप ये जानते हैं। फिल्में बनी उस पर, पूरा हिंदुस्तान देख चुका है, उस पर कोई बहुत टिप्पणी आपको नहीं मिलेगी। सवाल ये है प्रकाश भाई कि अगर बुलडोजर मॉडल पे काम किया जा रहा है, बुलडोजर मॉडल को रोका जा रहा है, और बुलडोजर अगर विध्वंसक है, तो हिंदुस्तान के लिए जो लोग पत्थर चलाते हैं हिंदुस्तान पे, या पत्थरबाजी कर रहे हैं, या जो लोग थाने का घेराव कर लेते हैं, वो विकास दुबे हो या फिर शहजाद हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शहजाद, वो विकास दुबे जो पुलिस पर गोली चलाता है, वो शहजाद जो पुलिस को घेराव करके थाने को जलाने की कोशिश करता है, जो भी लोग हैं, उनके लिए क्या नीति इस देश में? लोगों का यकीन कम हो रहा है, इसीलिए तो बुलडोजर जस्टिस पे लोगों का यकीन बढ़ा है। आप बताइए, नहीं बढ़ा है? गोरखपुर में जब एक बेटी के साथ गलत हुआ तो कोर्ट के भीतर एक बाप ने क्या किया, क्यों किया? उस बाप को हाथ में कानून क्यों लेना पड़ा? प्रकाश भाई साहब ने ऐसा कहा कि 15 दिन में कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। देश की राष्ट्रपति ने कहा है सुप्रीम कोर्ट को भी इवन कि भाई इतने इतने केस पेंडिंग है, साधारण आदमी का जीवन खत्म हो जाता है, कुछ नहीं मिलता है। देश के न्यायालयों में करोड़ों केस पेंडिंग है, लेकिन ये एजेंडेबाजी की कहानी, सब कुछ जो आम आदमी से पहले सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है और कोर्ट में सुनवाई भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि अब आगे क्या करेंगे योगी? मान लीजिए 1 अक्टूबर के बाद कार्रवाई रोक दी, परमानेंट रोक दी, तो कोर्ट के खिलाफ सरकार तो जा नहीं सकती। हाँ, ये टकराव की स्थिति तो है अभिषेक, ये टकराव की स्थिति तो है कि आप राज्य के शासनीय कार्य में जो है इस देश का सुप्रीम कोर्ट एक तरह से बाधा डालेगा कि नहीं डालेगा? तो आज की बहस में अनुच्छेद 142 का जिक्र हुआ। भाई आप किसी भी राज्य सरकार की नीति पर अगर आप रोक लगा रहे हैं तो उसमें अनुच्छेद 142 का जिक्र इसीलिए हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है ऐसा करने के लिए। क्यों ऐसा हुआ? और यह मौलिक अधिकार से जुड़ा जा रहा है भाई। उनका यार तो मौलिक अधिकार, दुनिया भर के लोगों का मौलिक अधिकार सब भारत ने ठेका ले रखा है क्या? अभी बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट करके लोग झारखंड में आ रहे हैं, संथाल में, वहां के आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं और फिर उनसे संतानें हो रही हैं, वो सब मुस्लिम हो रही हैं और वो उनको उनका नाम दे रहे हैं। वो सब बाकायदा यहां चुनाव भी लड़ रहे हैं, ग्राम पंचायतों के मुखिया बने पड़े, प्रधान बने पड़े हैं। और वो अधिकतर परिवार वो है जो आदिवासी हुआ करते थे, अब नहीं है। वो आदिवासी जो 2008-9 तक, 2000 तक जिनकी पॉपुलेशन वहां 40% के आसपास थी, 20 साल में वो फीसदी 28 तक आ गई है। अभिषेक, संथाल की बात क्यों कर रहे हैं आप? संथाल की बात तो वहां के जो सांसद वो लगातार कर रहे हैं, संथाल के सांसद। आप बात करिए शिमला के भीतर क्या हुआ, डेमोग्राफी बदली कि नहीं बदली? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, झारखंड में जाकर ये कहते हैं कि झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है, महाराष्ट्र की डेमोग्राफी नहीं बदली है। मैं कह रहा हूं कि जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, चलो उनको भी हटा दो। जिनको चिंता है, कहते हैं कि जो दलित आदिवासियों को संकट है, आदिवासियों की ही बात कर लो भाई। आदिवासी उस नेक्सस के चपेट में है,
और वो उनके निशाने पर है। देखिए, डेमोग्राफी बहुत तेजी से हिंदुस्तान में बदल रही है और ये बहुत बड़ा एक गंभीर विषय हो गया है जिस पे बात अभी नहीं की जा रही है। पूरी राजनीति को इस तरफ इशारा किया जा रहा है कि पूरे देश में हिंदू मुसलमान चल रहा है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि क्यों, किसी घटना के पीछे कोई वजह होती है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अगर भीलवाड़ा में लोगों को अपनी यात्रा नहीं निकालने दी गई, बरेली में अगर लोग कांवड़ यात्रा नहीं निकाल पाए, प्रयागराज में 43 साल पुराना एक मदरसा है जो जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, वहां पे अगर नकली नोट छापा जाता है, अलग अलग राज्यों से लोग बुलाए जाते हैं, उनके अलग इंटेंशन है, कोई बस में चढ़ता है, कंडक्टर को मार देता है कुछ कहने पर। कन्हैया लाल के साथ क्या होता है, ये नीतियां कब बनाई जाएंगी देश में, कब बनाई जाएंगी? आप बताइए। खुलेआम नारेबाजी चल रही है, खुलेआम फिलिस्तीन का झंडा दिखाया जा रहा है, खुलेआम पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं, खुलेआम जो है टावरों पे झंडे बदल दिए जा रहे हैं। ये घटना है प्रकाश भाई आसाम की। आसाम में एक ऑटो ड्राइवर ने जो भारत के तिरंगे का जो कलर, उसमें से भगवा गायब कर दिया। बिहार के छपरा में जो तिरंगा होता है उसमें से अशोक चक्र गायब कर दिया। ये मामले ऐसे हैं कि हो सकता है कि भी बहुत से लोगों को न दिखाई दे, लेकिन जिस दिन इसका विस्फोट होगा ना इस मसले का, उस दिन इतनी भारी मात्रा में होगा, इतनी जोरदार तरीके से होगा कि आप उसका आकलन नहीं कर पाएंगे और तब आपसे संभलेगा नहीं। इस देश के न्यायालयों को यह सोचना पड़ेगा कि कैसे कोई मतलब ऐसा चीज जो न्यायालय के चिन्हों से दूर हो, मतलब न्याय प्रक्रिया से दूर हो, वो चाहे बुलडोजर हो या कोई और चीज, कैसे पब्लिक सेंटिमेंट का हिस्सा बन जाता है, कैसे लोग उसको न्याय से जोड़कर देखते हैं। आखिर किसी अपराधी का घर जब बुलडोजर गिराता है तो क्यों तालियां बजाई जाती हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों के फैसलों पर हमने कब लास्ट बार ताली सुनी थी, हमको याद भी नहीं है। कि ये सब इतना प्रोसेस में पड़ जाता है और कहानी ऐसे फाइलों में दब जाती है कि वहां पब्लिक का इमोशन, सेंटिमेंट सब खत्म हो जाता है। लेकिन बुलडोजर एक ऐसा रास्ता था, मैं जानता हूं कि यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, यह ठीक भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके यह अब आम आस्था का विषय हो गया है। जैसे लोग धर्म को आस्था का विषय बताते हैं, वैसे अपराधियों से जुड़ा हुआ एक विषय था जो बुलडोजर अपराधियों को आतंकित करता था। लेकिन अगले 15 दिनों के लिए इस देश में बुलडोजर ने जो आतंकी कह लीजिए या अपराधी कह लीजिए, दोषी कह लीजिए, अपराधी प्रवृत्ति के लोग कह लीजिए, माफियाओं को एक तरह की राहत है।